अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आज फिज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो शुरू करते हैं फार्मूले से। फार्मूला दो किस्म का, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो शो करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करता है। मिसाल के तौर पर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। ये बता रहा है कि बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, टोटल बेंजीन में 12 एटम है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। जबकि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है। कैसे बनाया गया, आप इसकी सिंपलेस्ट रेशो बना लें, ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा 1:1। तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है किसी भी केमिकल का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। एम्पिरिकल फार्मूला डिड्यूस्ड बाय कंबस्टन एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्टन एनालिसिस या इसे एलिमेंटल एनालिसिस भी कहा जाता है, इससे निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है। अब यही यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी कि हम एम्पिरिकल फार्मूला क्यों स्टडी करते हैं। हालांकि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सही एटमों की तादाद बता रहा है, तो असल फार्मूला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करने की। हमारी मजबूरी ये है कि सबसे पहले किसी अननोन केमिकल का आप फार्मूला बनाते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला ही बनता है। उस केमिकल को आप जलाएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, और एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के बाद ही आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये हमारी मजबूरी है, ये बनेगा तो ये फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। बोथ इन आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड का भी होता है। जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये NaCl है, ये असल नहीं है फार्मूला। असल फार्मूला तो आयनिक कंपाउंड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। ये बहुत ज़्यादा केटाइन एनाइन मिल के रहते हैं, तो हमने आसानी के लिए पूरे फार्मूले में से एक यूनिट को सेपरेट कर लिया, इसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट, और यही एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। और कोवलेंट कंपाउंड का भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अभी हमने बेंजीन का बनाया, ग्लूकोज का आप बना सकते हैं, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये ग्लूकोज का बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ओनली इन कोवलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड में ही होता है। अब हम बनाएंगे इसका एक रिलेशन। आप इसे इस अंदाज में देख लीजिए कि ये है जी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये है बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और है, एम्पिरिकल फार्मूला और है। हाँ, ये बराबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी बराबर नहीं होंगे। कैसे बराबर हो सकते हैं? अगर आप इस वाले फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये बराबर हो जाएंगे। देखिए 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले के बराबर हो सकते हैं अगर आप एम्पिरिकल फार्मूले को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यही इनका रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। एम्पिरिकल फार्मूले को किसी चीज़ n से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका बन जाएगा। बाद ऐसे केमिकल भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बराबर होते हैं, बेशुमार ऐसे कंपाउंड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा यूनिटी होती है, यहाँ पे n1 है, राइट। अब आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कैसे किया जाता है। एक अननोन केमिकल जो आपने दरियाफ्त किया है और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि उसका फार्मूला क्या है, तो अगर वो कंपाउंड जल सकता है, आग पकड़ सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली वो कंबस्टेबल होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसका फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास है कंबस्टन एनालिसिस। आपने कंबस्टन ट्यूब में उस केमिकल को जलाना है, लेकिन उस केमिकल का वेट आपने ले लेना है। डिपेंड करता है कि वो कितना आपके पास अवेलेबल है। ये नहीं कि आप हमेशा उसका एक मखसूस वेट लें, जितना मर्जी लें। फर्स्ट करें आपने 5 ग्राम केमिकल ले लिया, जितना मर्जी ले लें, उसका वेट करके आपने कंबस्टन ट्यूब में रखा, ऑक्सीजन प्रोवाइड की, क्योंकि जलने के अमल में ऑक्सीजन लाजमी है। जलने के अमल में वो चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जब भी तो आग पकड़ रहा है, तो जलने के अमल में जो कंपाउंड में मौजूद कार्बन है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन से वाटर बनता है। जलने के अमल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाजमी बनता है। तो आपने उसका वेट सैंपल को जलाया, जलने के अमल में वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेपर्स की शक्ल में आगे ट्रेवल करेंगे।
आगे जो इसका पोर्शन या अपार्टमेंट है उसमें आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट रख देना है वेट करके, खास उसका वेट जितना मर्जी कर लें। फर्ज करें मैंने 50 ग्राम उसका वेट यहाँ पे रख दिया। जितना भी वाटर बना है जलने के अमल में, तमाम का तमाम वाटर ये मैग्नीशियम परक्लोरेट एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लिफ्ट नहीं कराएगा, वो आगे ट्रेवल कर जाएगी। आगे आपने नेक्स्ट कंपार्टमेंट में रख देना है 50% QH। 50% मीन्स आधा पानी मिला के आधा QH उसमें मिला के आपने रख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है 50% QH उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका भी आपने वेट पहले कर लेना, जितना मर्जी ले लें शुरू में, और जितना भी बाकी जो वेस्ट वगैरह है वो आगे ट्रेवल कर लेगा। वो ट्रेस अमाउंट में है, हमें वो नहीं चाहिए, उससे कैलकुलेशन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपने केमिकल को मुकम्मल तौर पे जला दिया तो अब आपने इन केमिकल्स के दोबारा वेट करने हैं। पहले के मुकाबले में इनके वेट अब बढ़ चुके होंगे। मिसाल के तौर पे ये 50 की बजाय 60 ग्राम हो गया। जो 10 ग्राम इसके वेट में इजाफा हुआ है, दैट इज़ अ मैस ऑफ वाटर, क्योंकि इसने वाटर ही अब्जॉर्ब किया है ना। इसका वेट फर्ज करें 65 ग्राम हो गया। जो इसके वेट में इजाफा हुआ है, दैट इज़ द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि वाटर यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई। अब आप एक फार्मूला लगा सकते हैं जिसकी मदद से आप परसेंटेज निकाल लेंगे एलिमेंट्स की। तो फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज ऑफ कार्बन, आपकी बुक में मौजूद है, आपने इसे याद कर लेना है। आपको पहले भी ये याद है। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मैस प्रोड्यूस हुआ। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने शुरू में इसे कितना लिया था, 55 ग्राम। 12/44 कांस्टेंट है, इसे ऐसे ही लिखना है हमेशा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके बाद आपने निकालनी है परसेंटेज हाइड्रोजन की। मैस ऑफ वाटर, वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, डिवाइड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने कंपाउंड शुरू में कितना यूज़ किया, मल्टीप्लाइड बाय 2/18। ये कांस्टेंट है, हमेशा आपने ऐसे ही से लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसके बाद आपने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। अब जब आप ये परसेंटेज निकाल चुके हैं, सपोज ये x आ गया परसेंट, ये y% आ गया, तो ऑक्सीजन आपने निकाली है मेथड ऑफ डिफरेंस से। इसका तरीकेकार ये होता है, आपने 100 में से इन दोनों आंसर को ऐड करके माइनस करना है, x + y। ये मेथड ऑफ डिफरेंस से आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। जब आपके पास तीनों एलिमेंट की परसेंटेज आ जाए तो आगे कुछ स्टेप हैं जिनकी मदद से आप एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे। आप देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 4 स्टेप हैं जिनसे हम गुजरेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए तमाम एलिमेंट्स की, और ये परसेंटेज अमूमन आपको गिवन दी जाती है। बहुत कम ऐसा होगा कि परसेंटेज आपको नहीं दी जाएगी। हम दोनों केस डिस्कस कर लेंगे। फिर आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं अभी हम ये एग्जांपल से इसे क्लियर करेंगे। एटॉमिक रेशियो निकालनी है 3rd स्टेप में, और 4th स्टेप में अगर वो होल नंबर है तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, तो अगर वो होल नंबर नहीं है तो आपको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप हैं जिनसे आप गुजरेंगे और उस केमिकल का एम्पिरिकल फार्मूला बना लेंगे। अब एग्जांपल से इन चारों स्टेप को समझते हैं। 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस आपको हमेशा गिवन दिया जाएगा जितना मर्जी हो। प्रोड्यूस 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उससे इतनी बनी, एंड 108 ग्राम वाटर उससे इतना बना। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, भाई आपने कंपाउंड लिया 100 ग्राम और आपने से कार्बन डाइऑक्साइड बना दी 264 ग्राम और वाटर बना दिया 108 ग्राम, तो ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के खिलाफ है। कंपाउंड थोड़ा और प्रोडक्ट वजन में ज़्यादा, पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन बार दफ़ा आता है, पूछते भी हैं वो। तो भाई ये क्वेश्चन उस वक्त वैलिड होता है जब वाकई कंपाउंड से ये बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनता, बल्कि कंबस्टन के अमल में ऑक्सीजन भी इस्तेमाल होती है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ कंपाउंड से ये बनते हैं, ऑक्सीजन भी इस्तेमाल होती है एक्सेस में, और इनके जो वजन में इजाफा हुआ है वो ऑक्सीजन की वजह से है, ना कि सिर्फ कंपाउंड का मैस है ये, राइट। तो खैर क्वेश्चन हमारा
वही जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज नहीं है, हमारा पहला स्टेप है हमने परसेंटेज निकालनी है हर एलिमेंट की। वही हमने फार्मूला आज बनाया, वो आपने अभी देखा भी था। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए ये रही कार्बन डाइऑक्साइड का मैस। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय, ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 72% इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैस ऑफ वाटर 108, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 100, 2/18 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 12% आ जाएगा। ऑक्सीजन आपने मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालना है, 100 में से माइनस कर देना है इन दोनों को ऐड करके, ये आ जाएगा 16%। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो ये जो परसेंटेज आप ऐड करेंगे टोटल ये 100 बनना चाहिए। अगर टोटल 100 बन रहा है इट मीन्स कि आपने सही जवाब निकाल लिए। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम, परसेंटेज के जो आंसर आए हैं आपने उन एटम के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देना है। ये 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन एटम है 1.008, ये एग्जैक्ट 1 ही पुट कर दें वो भी ठीक है। और ये 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी 16, ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आगे क्या करना है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। इसके बाद आपने निकालनी है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनमें आपने देखना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं। जिसका जवाब स्मॉलेस्ट होना तीनों वैल्यूज को उसी पे डिवाइड कर देना है। 6/1 6, 12/1 12 एंड 1/1 1। ये चूंकि होल नंबर में आ गया तो ये हमारा फार्मूला बन गया है। कार्बन का आंसर 6 है, आप ऐसे लिख लीजिए। हाइड्रोजन का आंसर 12 है, ऐसे लिख लीजिए। और ऑक्सीजन का आंसर 1 है, ऐसे लिख लीजिए C6H12O1। अब स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। हाउ कैन यू डिड्यूस मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे। हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 39 एंड एम्पिरिकल फार्मूला CH, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अब देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लाजमी चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला लाजमी चाहिए। ये दो चीज़ें हो आप आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे। आपने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला जो गिवन दिया जाएगा या आप कंबस्टर एनालिसिस से फाइंड आउट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, उसका आपने मास निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला CH है, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, आंसर आ जाएगा 13। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के बाद आपने n की वैल्यू निकाला करनी है। n का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये हमारा दूसरा स्टेप। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन दिया जाएगा 39 डिवाइड बाय 13, ये आ गया 3। n की वैल्यू हमेशा होल नंबर बनेगी। अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन भी आ जाए 3.1 या 2.99 आपने उसे 3 ही कंसीडर करना है। इसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे थर्ड, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फार्मूला। या फाइंड आउट करना चाहते हैं n की वैल्यू आपने निकाली 3, एम्पिरिकल फार्मूला गिवन था CH, यह आपका बन गया C3H3। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप किए, एम्पिरिकल फार्मूला मास, n की वैल्यू और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ऐसे निकाल लेंगे। इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 100 एंड एम्पिरिकल फार्मूला C2H। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 100 है, एम्पिरिकल फार्मूला ये है। पहला काम यही करेंगे, आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास, कार्बन का 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाइड्रोजन का 1, ये आ गया 25। फिर आप निकालेंगे n की वैल्यू। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है इसका 100, एम्पिरिकल फार्मूला मास है 25, ये आंसर आ गया 4। और आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फार्मूला C2H C8H4, राइट।
एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला की कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। एटॉमिक मास ऑफ ए इज़ 20। एक केमिकल जर्नल है ए, उसका एटॉमिक मास 20 है। इट्स परसेंटेज 80 दी गई है। वाइल एटॉमिक मास ऑफ बी इज़ 10, परसेंटेज 20। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इसे लेके चलना है ए और बी। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का पहला स्टेप ही परसेंटेज है। आपको दी गई है, कोई इशू नहीं है। ए आपको दिया गया है 80% और बी आपको दिया गया है 20%, राइट। इसके बाद आपने निकालना है नंबर ऑफ़ मोल्स या ग्राम एटम। परसेंटेज को डिवाइड किया जाता है एटॉमिक मास पे, तो ए का एटॉमिक मास गिवन दिया गया है 20, ये 4 आ जाएगा। और बी का एटॉमिक मास दिया गया है 10, ये आ जाएगा आपका 2। जब आप इसके मोल निकाल लें तो अब आपने निकालनी है एटॉमिक रेशियो, और इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दोनों को उस पर डिवाइड करना है। ये 4/2 2 और ये 2/2 1। तो आपका फार्मूला बन गया A2B। ये है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। इफ़ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज़ 48%, 4% रिस्पेक्टिवली, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। बल्कि इसे थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 48%, 4% एंड 48% रिस्पेक्टिवली। तरतीब का ख्याल रखना है, पहले कार्बन है इसकी परसेंटेज ये, दूसरा हाइड्रोजन है इसकी परसेंटेज ये, और तीसरा ऑक्सीजन है इसकी परसेंटेज ये। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। आप लिखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज है 48%, हाइड्रोजन 4%, ऑक्सीजन 48%। कार्बन की परसेंटेज को उसी के एटॉमिक मास पे डिवाइड किया 4, हाइड्रोजन की परसेंटेज को उसी के एटॉमिक मास पे 4, ऑक्सीजन की परसेंटेज को उसी के एटॉमिक मास पे 3। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इनमें तीनों को उस पर डिवाइड कर देना, एटॉमिक रेशो बनाएं। 4/3 फ्रैक्शन में आएगा 1.33, 4/3 1.33 एंड 3/3 1। प्रॉब्लम ये आ गया भाई, ये तो आ गया फ्रैक्शन में आंसर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही परेशानी की बात है। आपने इन्हें इस अंदाज में लिखना है। कार्बन का आंसर 1.33, हाइड्रोजन का भी 1.33, ऑक्सीजन का 1। अब आपने इसे किसी ऐसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आपका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए तीनों में। तीनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना लाजमी है। सबसे स्मॉलेस्ट है आपने शुरू करना है हमेशा। 1 से शुरू करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो 2 से शुरू किया कीजिएगा। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2.66, ये भी बनेगा 2.66, ये बनेगा 2। हमारा मकसद यहाँ पे हासिल नहीं हुआ क्योंकि फ्रैक्शन ख़त्म नहीं हो पाया। अगर ऐसा हो जाए तो आपने नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये बनेगा 3.99 एंड 3। यहाँ पे आके हमारा मकसद हल हो गया क्योंकि 3.99 को आप 4 लिख सकते हैं। तो कार्बन का आंसर आ गया 4, हाइड्रोजन का आंसर भी आ गया 4, ऑक्सीजन का आंसर आ गया 3। दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब स्टूडेंट शुरू करते हैं स्टोइचियोमेट्री और उसकी कैलकुलेशंस। हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है जिसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल वाटर के बना रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है या 10 ग्राम मैंने आपको हाइड्रोजन दे दी, आप बताएं कि इसमें वाटर का कितना मैस बनेगा। तो एक केमिकल की वैल्यू दे के मैंने दूसरे केमिकल की वैल्यू पूछ ली, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि अगर मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन दे दी तो बताएं ऑक्सीजन कितनी इस्तेमाल होगी वाटर बनाने के लिए। या मैं वॉल्यूम के हिसाब से मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास 44 लीटर हाइड्रोजन है, बताएं वाटर का वॉल्यूम कितना बनेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। तो आप डिफरेंट रिलेशन बना सकते हैं। मैस दे के मैस फाइंड आउट करने का पूछा जा सकता है, वॉल्यूम दे के वॉल्यूम पूछा जा सकता है, या वॉल्यूम दे के मैस पूछा जा सकता है। ये तमाम रिलेशंस क्वांटिटेटिव रिलेशंस है, मतलब आपको वैल्यू पूछी जा रही है कि आपने जवाब बताना है क्वांटिटी में। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशंस होती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशन मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपने वैल्यूज निकालनी होती है, जवाब निकालने होते हैं एक क्वांटिटी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। जब भी आप स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल होना चाहिए। इस बात का मतलब है जितने भी आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं, ऑल द रिएक्टेंट मस्ट गोट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो लाजमी तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, वरना आपके जवाब ठीक नहीं आएंगे। तो पहली कंडीशन, ऑल रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल और ऑल रिएक्टेंट मस्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और दूसरी कंडीशन है नो साइड रिएक्शन है, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो आपको दे दिया गया 24 ग्राम कार्बन, बताएं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने लीटर बनेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान जब आपने रिएक्शन करवाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड साइड प्रोडक्ट के तौर पे बन गया, अनवांटेड, आपको चाहिए नहीं था और बाद में पता भी नहीं चलता कोई अनवांटेड प्रोडक्ट बन जाता है। ये अनवांटेड प्रोडक्ट जब बनेगा तो इसकी वैल्यू को कम करेगा, आपके जवाब फिर भी ठीक नहीं आएंगे। आप जितना एक्सपेक्ट करें थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली जवाब वो नहीं आ पाएगा। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का अगर आप चाहते हैं सही जवाब है, प्रैक्टिकली को रिलेट करें, मैच करें, तो फिर आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए। आपके रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शन, कोई अनवांटेड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो बाकी आपके जवाब ठीक आ जाएंगे। अब इसके हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने फॉर्मेशन ऑफ वाटर दोबारा बना दी और इस फॉर्मेशन ऑफ वाटर में एक गलती मैंने छोड़ दी। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं गलती क्या है। जी बिल्कुल आपने सही गैस किया, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें क्या तकलीफ है या आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती एक केमिस्ट्री या फिजिक्स के बेसिक कानून को वायलेट करती है। वो कानून समझे क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 ग्राम H2, ऑक्सीजन यहाँ पे है 32 ग्राम, टोटल रिएक्टेंट का मैस है 34, यहाँ पे वाटर है 18 ग्राम, एक वाटर है। तो आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के ये इक्वेशन अकॉर्डिंग नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैस बराबर होना चाहिए। मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैस बराबर नहीं है, तो इस इक्वेशन ने वायलेट किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को तो वायलेट नहीं कर सकते क्योंकि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुनियाद है इसी कानून पे तो कायम है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। H2O2 मैंने बैलेंस कर दिया, H2O2 बना दिया। आप देख लें H2O2। अब क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम तो अब भी आ गया ना। आप कहेंगे भी सर आपने बैलेंस ही नहीं सही की इक्वेशन को किया, आपने वाटर बनाना था, आपने तो H2O2 बना दिया। अब अगर हम ऐसा करें तो अब हम किस कानून को वायलेट कर रहे हैं ये हमने डिस्कस करना है। अब हमने दोबारा एक कानून को वायलेट किया, वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सिंपल जुबान में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला चेंज नहीं कर सकते। आपको यह हक ही हासिल नहीं है किसी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला चेंज करें। लिहाजा अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे, नो डाउट इक्वेशन बैलेंस है, H2O2 इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होना ही काफ़ी नहीं होता जब तक आपका केमिकल ठीक ना हो। आप वाटर का फार्मूला चेंज करने का कोई हक नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा एटम एक ख़ास निस्बत से मौजूद होते हैं। वाटर का फार्मूला H2O ही रहेगा, चाहे वो एक बहुत ही गरीब मुल्क का पानी हो, H2O ही रहेगा। चाहे अफगानिस्तान है, बहुत गरीब मुल्क है, अमेरिका बहुत अमीर मुल्क है, उसका वाटर भी फार्मूला H2O ही रखेगा। ये नहीं कि गरीब मुल्क का फार्मूला और हो जाए, अमीर मुल्क के वाटर का फार्मूला और हो जाए, ऐसा नहीं होता। A pure chemical compound always contain elements in a fixed ratio by mass। एटमों की खास निस्बत होती है कंपाउंड में जो आप चेंज नहीं कर सकते। 2:1 की निस्बत है एटमों के हिसाब से और वज़न के हिसाब से 2:16 या 1:8 की निस्बत है। आपको कोई हक नहीं इसे चेंज करने का।
तो जब भी आपने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन डिस्कस करनी है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी मद्देनजर रखना है और आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी मद्देनजर रखना है। फार्मूला चेंज नहीं करना और वो इक्वेशन के मास भी बराबर होने चाहिए। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 एट STP कैन बी प्रिपेयर्ड। हमारे पास CO2 के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितने ग्राम बनेंगे, तो आपने मास फाइंड आउट करना है बाय कंबस्शन ऑफ 32 ग्राम ऑफ CH4। पहली बात आपको बनानी है इन क्वेश्चंस में इक्वेशन। अगर इक्वेशन मुश्किल होगी तो आपको गिवन दे दी जाएगी, इक्वेशन आसान होगी तो आपको खुद बनानी आनी चाहिए। तो चूँकि कंबस्शन का जिक्र आया है, कंबस्शन का अमल हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। पूरे क्वेश्चन में देख ले कहीं ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है, लेकिन कंबस्शन की वजह से आपने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लाजमी ऐड करना है। CH4+O2 कंबस्शन के अमल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है लाजमी, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। तो पहली शर्त ये कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। अगली शर्त, अब आपने करना है क्या है, बहुत सिंपल सा इसमें ट्रिक है। जो केमिकल आपको गिवन दिया गया है वो इक्वेशन के नीचे यहाँ पे लिख लीजिए। जो फाइंड करना है उसके नीचे भी यहाँ पे निशान लगा दें, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2। आपने CO2 का मास फाइंड आउट करना है। तो गिवन भी मास दिया गया है और फाइंड आउट भी मास करना है, तो ये रिलेशन है मास मास रिलेशन। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ऐसे बहुत से रिलेशन होते हैं, मास वॉल्यूम है, मास मोल है, वॉल्यूम मोल है और इस तरह के और बहुत से रिलेशन। तो खैर कोई भी रिलेशन हो, हमारा बेसिक थीम बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। पहला स्टेप, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे गिवन के, और दूसरा स्टेप आप करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा गिवन और रिक्वायर्ड का होता है। अभी सीख लेते हैं कैसे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन फाइंड आउट करते हैं और ये बात शुरू करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन मास और मोलर मास। मोलर मास मीथेन का 16, नंबर ऑफ मोल्स आगे 2। तो मीथेन के जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मीथेन आपके पास गिवन है, आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे गिवन, रिक्वायर्ड आप लिखेंगे राइट साइड पे। मीथेन आपने यहाँ पे लिखा और कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहाँ पे लिखा। कंपैरिजन आपने हमेशा इक्वेशन से करना है। इक्वेशन बता रही है अगर ये 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल प्रोड्यूस होता है। 1 मोल 1 मोल, कंपैरिजन हमेशा मोल का करना है, 1 मोल। तो हमारे पास मीथेन अभी हमने निकाला है 2 मोल है। अगर मीथेन 2 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मोल प्रोड्यूस होगा। हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल दिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल नहीं पूछे गए, मास पूछा गया। हमारे पास ये भी फार्मूला है मास निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे 88 ग्राम्स। तो हमने ये निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का मास, राइट। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, ये स्टोइचियोमेट्री से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने करने हैं। पहला देखिएगा, हाउ मैनी DM3 ऑफ CO2 एट STP कैन बी प्रिपेयर्ड। आप कार्बन डाइऑक्साइड के कितने लीटर बना सकते हैं बाय कंबस्टन ऑफ 32 ग्राम ऑफ CH4। तो एक केमिकल का आपको मास दे दिया गया, दूसरे केमिकल का वॉल्यूम पूछ लिया गया है। तो एक गिवन दूसरा रिक्वायर्ड। जो गिवन है सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन के आप मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स CH4 मास ओवर मोलर मास। मास आपके पास है 32, मोलर मास इसका 16 होता है, 2 मोल्स। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप मोल निकालने के बाद कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हमेशा गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान किया जाता है। तो आप एक साइड पे गिवन देखें, एक साइड पे रिक्वायर्ड। गिवन आपके पास है CH4, रिक्वायर्ड आपने फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपसे पूछा गया है। देखिए कंपैरिजन आप हमेशा इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर CH4 1 मोल है तो CO2 भी 1 मोल ही प्रोड्यूस होता है। इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। CH4 हमारे पास कितना है जो गिवन दिया है 2 मोल, तो CO2 भी 2 मोल ही प्रोड्यूस होगा। कंपैरिजन से आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लेंगे। हमने निकालना है वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल हमने 2 निकाले, मोलर वॉल्यूम 22.414।
तो ये 44 लीटर नियर अबाउट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम QH रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4। तो आपने K2SO4 के मोल निकालने हैं जब आपको ये 14 ग्राम दे दिया जाए। तो ये केमिकल का मैस गिवन, आप इसके नंबर ऑफ मोल बना लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स QH के, दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपके पास है 14, मोलर मैस इसका होगा 39,156 और ये 1/4.25 मोल इसके बन जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपैरिजन, एक साइड पे गिवन और एक साइड पे रिक्वायर्ड अपने पास कौन सा है, K2SO4। कंपैरिजन हमेशा इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, ये 2 है तो ये 1 है, ये 1 होगा तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2। हमारे पास QH कितना है 0.25, तो K2SO4 क्या बनेगा, इसका भी हाफ 0.125 मोल्स। तो क्वेश्चन में K2SO4 के मोल्स ही निकालने का कहा गया था, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, इसके आगे इसे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। इस बार क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ SO2 फॉर्म बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ प्योर सल्फर इन 7 लीटर ऑक्सीजन। तो इक्वेशन गिवन नहीं, तो आप अगर सिंपल इक्वेशन हो तो गिवन नहीं दी जाती, आप खुद बना लीजिएगा। सल्फर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस SO2। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ SO2 फॉर्म। आपने SO2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितना बनेगा बाय बर्निंग ऑफ प्योर सल्फर इन 7 लीटर ऑक्सीजन। इसका आपको वॉल्यूम दे दिया गया 7 लीटर। तो ये वॉल्यूम रिलेशन है, यहाँ भी वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ही आपसे पूछा गया, वॉल्यूम रिलेशन। मेथड तो वही है कि आप पहले वॉल्यूम से मोल बना लीजिए, कंपैरिजन कीजिए और इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, लेकिन वो उसमें टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ वॉल्यूम रिलेशन का, ये और किसी मेथड पे ट्रिक नहीं लगाना है आपने। जब भी वॉल्यूम रिलेशन आ जाए तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं गिवन एंड रिक्वायर्ड के दरमियान। गिवन हमारे पास ऑक्सीजन है और रिक्वायर्ड हमारे पास SO2 है। कंपैरिजन हमेशा इक्वेशन से कीजिएगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 मोल है, तो हमारे पास गिवन 7 लीटर है। अब मैं मोल की बजाय यहाँ पे ना वॉल्यूम का कंपैरिजन शुरू कर रहा हूँ, तो ये भी 7 लीटर, ये हमारे पास आंसर आ भी गया। ये क्विक मेथड है, किस वक्त आपने लगाना है, जब वॉल्यूम गिवन हो और वॉल्यूम ही पूछा जाए स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स में, इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स में। वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है एवोगैड्रोस लॉ में, तो आप लगा सकते हैं मोल के कंपैरिजन में वॉल्यूम को डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। तो वाटर ही बनना है, 20 ग्राम हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलाइए, H2O बना लीजिए। इक्वेशन आपकी लाजमी बैलेंस होनी चाहिए। अब हम अपनी वैल्यूज लिखते हैं, 20 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस। इसका आपने मैस फाइंड आउट करना है। तो ये मैस रिलेशन है, एक का मैस दे दिया गया, जिसका मैस दिया गया आपने सबसे पहले उसके मोल्स बनाने हैं, 20 डिवाइड बाय मोलर मैस 2, ये आगे 10। कंपैरिजन करना है गिवन रिक्वायर्ड के दरमियान। कंपैरिजन हमेशा इक्वेशन से, अगर हाइड्रोजन 2 हो तो वाटर भी 2 बनते हैं, अगर ये 1 हो ये भी 1। हमारे पास हाइड्रोजन 10 है तो वाटर के 10 मोल्स आ गए। जब आपके पास वाटर के मोल्स आ गए तो अब आपने वाटर का मैस निकाल लेना है। किसी भी केमिकल का मैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, 10 मल्टीप्लाइड बाय 18, दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम, राइट। आइए स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में जानते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, 2 हाइड्रोजन्स एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर बना देते हैं। इक्वेशन की मदद से आप उन केमिकल्स का मैस निकाल सकते हैं। 2 हाइड्रोजन का मैस 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, टोटल वाटर बनेगा, एक वाटर 18 और 2 36 ग्राम। ये जो अमाउंट आप बैलेंस इक्वेशन से निकालते हैं इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट जब भी आपके पास हो, इन अमाउंट के लिहाज से कोई भी केमिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा।
स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होते, नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। और मैंने आपको बताया कि स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट क्या होती है, वो अमाउंट जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आप निकालते हैं। लेकिन डेली लाइफ में या यूजुअली आप स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट हमेशा ही नहीं लेते केमिकल्स की, बल्कि आप इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते, इसका लिहाज ही नहीं रखते, ख्याल ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर डेली लाइफ में सबसे फेमस रिएक्शन है कंबस्टन का। कोई भी फ्यूल है ये हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी। ये बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 16 ग्राम ये मीथेन है, ऑक्सीजन इसमें 64 ग्राम है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ियाँ या बाइक चलाने के लिए। अब आप देखें कि स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ये बता रही है कि जितनी आपने मीथेन लेनी है उसके मुकाबले में 4 गुना ऑक्सीजन लेनी है। ठीक है, ऑक्सीजन तो कुदरत ने एक्सेस में दे दी है नेचर में, इसकी तो आप ज़रूरत महसूस ही नहीं करते लेने की, ये तो नेचर में है। आप हमेशा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपकी गाड़ी चलते चलते रुक जाए या बाइक रुक जाए और कोई आपसे सवाल पूछे हाँ भी क्यों गाड़ी रुक गई है, तो आप हमेशा ये कहेंगे फ्यूल ख़त्म हो गया। कभी आपने कहा ऑक्सीजन ख़त्म होगी। हालांकि ये दोनों रिएक्टेंट लाजिम व मलजूम है रिएक्शन के लिए। अगर ऑक्सीजन ना हो खुदा ना खास्ता तो गाड़ी तब भी नहीं चलेगी, लेकिन गाड़ी चलने से पहले तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन तो लाजमी है। इसलिए आप इसे बॉदर नहीं करते, इसका ख्याल नहीं करते। अब ठीक है, फ्यूल हमेशा पहले ख़त्म हो जाता है। डेली लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें नहीं। डेली लाइफ में फ्यूल हमेशा पहले ख़त्म हो जाता है और ऑक्सीजन हमेशा बाकी बच जाती है। वो वाला रिएक्टेंट जो कि पहले ख़त्म हो जाए हमेशा, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बाकी बच जाए वो कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट हमेशा पहले ख़त्म हो जाए दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट की हमने पहली डेफिनेशन तो बना ली, कंज्यूम फर्स्ट और कंज्यूम्ड अर्लियर, जैसे बुक में है। सेकेंड, भाई आप ही बताएं कि ये पहले क्यों ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली ये कम मिकदार में था, जो पहले ख़त्म हुआ इट मीन्स कि वो लेस अमाउंट में मौजूद है, लेस अमाउंट में था इसीलिए पहले ख़त्म हुआ। दूसरी डेफिनेशन बन गई, द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू अदर। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा हमेशा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं हो सकता लिमिटिंग, नाम ही जाहिर है लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले ख़त्म हो गया, लेस अमाउंट में था। और आगे देखें एक और डेफिनेशन, जैसे ही ये ख़त्म हुआ रिएक्शन रुक गया, गाड़ी का चलना रुक गया। इट मीन्स कि ये वाला जिम्मेदार है रिएक्शन का, ये कंट्रोल कर रहा है रिएक्शन को। अगर ये कंट्रोल ना करता तो ये ख़त्म हो जाता, तो फिर भी गाड़ी चलती रहती। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है दैट कंट्रोल द रिएक्शन। इसी ने रिएक्शन को कंट्रोल करना है, इसी ने प्रोडक्ट को कंट्रोल करना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जब तक ये है प्रोडक्ट बनता रहेगा, जब ये ख़त्म हो गया प्रोडक्ट का बनना रुक जाएगा। तो 3 डेफिनेशन होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाता है, लेस अमाउंट में मौजूद होता है, और ये प्रोडक्ट को या रिएक्शन को कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है। अब हम किसी भी इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो बुक में स्टेप हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो वाले बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे टाइम बचाने के लिए, तो पहला स्टेप तो सेम ही है बुक वाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने रिएक्टेंट के मोल फाइंड आउट कर लेने हैं सबसे पहले, वही फार्मूला लगा के मैथ्स और मोल मैथ्स अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आपने ना रेशो बनानी है, ये आपकी बुक में नहीं है, मोल टू कोफिशिएंट रेशो। ये मैं भी आपको सिखाऊंगा एग्जांपल से, मोल टू कोफिशिएंट रेशो। और जब आप ये मोल टू कोफिशिएंट रेशो बना लेंगे तो आपका जो स्मॉल आंसर आएगा, जिस रिएक्टेंट का आंसर स्मॉल आएगा वो लिमिटिंग होगा, स्मॉल आंसर दैट इज लिमिटिंग। तो यहाँ टाइम बचेगा आपका, और बुक वाले स्टेप आपने ज़रूर माइंड में रखने हैं।
वो वाले स्टेप थ्योरेटिकली आपके माइंड में होने चाहिए और ये वाले प्रैक्टिकली टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए स्टेप। अभी हम इन्हें सीखेंगे भाई इनका क्या मतलब है, मोल टू कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। एक चीज़ याद रखिएगा, बाद स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है या नहीं है। क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट का जिक्र नहीं आता बाज़ दफ़ा, तो पता नहीं चलता। निशानी ये है कि भाई ये क्वेश्चन स्टिशियोमेट्री का है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है स्टिशियोमेट्री, उसमें आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाएगी, एक गिवन वैल्यू होगी, एक आपने फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपको दो रिएक्टेंट की वैल्यू दी जाएगी, दो रिएक्टेंट की, किसी एक रिएक्टेंट की नहीं, किसी एक प्रोडक्ट की नहीं, दो रिएक्टेंट की वैल्यू तमाम क्वेश्चन में। तो जब भी किसी इक्वेशन वाले क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो, आपने फौरन पहचान जाना है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट। अब देखिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, साथ में हम ये स्टेप भी जान लेंगे किस अंदाज में लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। 8 ग्राम ऑक्सीजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 8 ग्राम हाइड्रोजन। सबसे पहले बनानी पड़ेगी आपको इक्वेशन। अगर इक्वेशन आसान है तो गिवन नहीं दी जाती, खुद बनानी पड़ती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर बना लेता है, लेकिन आपकी इक्वेशन ये लाजमी तौर पे बैलेंस होनी चाहिए, वरना आपका कभी आंसर ठीक नहीं आएगा। 2H2 O2 2H2O। जो वैल्यूज़ गिवन है इक्वेशन के नीचे लिखें। 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम अलाउड टू रिएक्ट विद 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम। फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हमें नहीं पता था ऑक्सीजन मेंशन थी, हमें नहीं पता था ऑक्सीजन O लिखना है या O2 लिखना है, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कि ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन ही बोला था। और यहाँ पे हाइड्रोजन बोला था, तो हमें नहीं पता H लिखना है कि H2 लिखना है। तो आपने ये माइंड में रखना है, केमिकल का जब नाम बोला जाए तो इट मीन्स कि वो वाला केमिकल जो नेचर में पाया जाता है, नेचुरल। ऑक्सीजन कभी वो एटम की शक्ल में आपको नेचर में नहीं मिलेगी, हमेशा O2 की शक्ल में। तो जब भी ऑक्सीजन का जिक्र है वो O2 है, जब भी हाइड्रोजन का जिक्र है वो H2 है, H नहीं है। हाँ, जब हाइड्रोजन एटम का जिक्र आएगा, एटम, वो स्पेशल मेंशन करेंगे हाइड्रोजन एटम है, फिर आपने H लिखना है। और जब ऑक्सीजन एटम का जिक्र है फिर आपने O लिखना है, अदरवाइज आपने मॉलिक्यूल्स ही लिखने हैं, राइट। सबसे पहला स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपने रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्या फार्मूला? मैस ओवर मोलर मैस। मैस गिवन होता है 8, मोलर मैस इसका 2, ये आ गए 4 मोल्स, राइट। अब बच्चे यहाँ पे एक और गलती करते हैं, मोलर मैस को इक्वेशन में देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 4 लिख देते हैं। याद रखिएगा मोलर मैस हमेशा एक केमिकल का होता है। मिसाल के तौर पे कोई पूछे वाटर का मोलर मैस क्या है, आप हमेशा 18 मेंशन कर देंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कितने वाटर, यहाँ इक्वेशन में 2 वाटर है तो ये नहीं कि 18 से मल्टीप्लाई 2 कर दिया। मोलर मैस हमेशा एक केमिकल का होता है। स्टिशियोमेट्रिक मैस, इक्वेशन से जो मैस निकाला जाता है स्टिशियोमेट्रिक मैस होता है, वो आप फिर ये ख्याल रखते हैं कि कितने केमिकल्स हैं। मोलर मैस हमेशा एक केमिकल का, तो मोलर मैस हाइड्रोजन का 2 ही रहेगा, 4 मोल आ गया। आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन 8 है, इसका मोलर मैस होता है 32, ये 1/4 आएगा या 1/4.25 आ जाएगा। ये हमने ऑक्सीजन के मोल्स बना लिए। तो जब आप दोनों के मोल्स बना चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मोल टू कोफिशिएंट रेशियो। आपने इसके जो मोल आए हैं इसके कोफिशिएंट पे डिवाइड करने हैं। कोफिशिएंट ये शुरू में मेंशन होता है, इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड पे होता है कोफिशिएंट होता है। इसका आंसर आ गया 2। ऑक्सीजन के जो मोल्स आए हैं 0.25, ये ऑक्सीजन के कोफिशिएंट 1 पे डिवाइड करने हैं, 1, ये 0.25 ही रहेगा। जिसका जवाब कम आ जाए, 0.25 कम है ना 2 के मुकाबले में, जिसका जवाब कम आ जाए दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो स्टेप आपके सामने है, तो अब ये इसे रेस कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए।
अब देखिए 6 ग्राम कार्बन एंड 16 ग्राम O2 रिएक्ट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले बनाइए इक्वेशन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 6 ग्राम कार्बन है, इसका मैथ लिख लीजिए। 16 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका लिख लीजिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। पहला स्टेप कार्बन के, मैस ओवर मोलर मैस 1/2.5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए ऑक्सीजन के, मैस ओवर मोलर मैस, मोलर मैस इसका ऑक्सीजन का 32.5। आपके जब मोल्स आ जाए इसके बाद आपने क्या करना है, इनकी कोफिशिएंट पे डिवाइड करना है। कार्बन का कोफिशिएंट भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। 0.5 डिवाइड बाय 1 सेम रहेगा, 0.5 डिवाइड बाय 1 सेम रहेगा 0.5। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो लिमिटिंग कौन सा होगा, कोई भी नहीं, आंसर बराबर है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, तो अब ये आपको लगाना पड़ेगा। भाई इस इक्वेशन में कोई क्यों नहीं था लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें अमाउंट स्टिशियोमेट्रिक थी। अब स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट कैसे थी, कार्बन होता है 12, एक कार्बन 12 होता है, उसका हाफ था। ऑक्सीजन 32 होता है, उसका हाफ था। वो बराबर हो गया ना दोनों, जितना ये चाहिए था उतना है, जितना ये चाहिए था उतना है। तो ये भी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट थी, लिहाजा इसमें भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं थी। अब आगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक एप्लीकेशन, बल्कि 2 एप्लीकेशंस आ रही हैं। अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लें तो उसका आपको क्या फ़ायदा होता है। एक तो इसकी मदद से आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट कितना बनेगा, और आप ये भी जान सकते हैं कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना बाकी बचेगा। इसे भी हम एग्जांपल से साबित करते हैं। 64 ग्राम ऑक्सीजन इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद 2 ग्राम हाइड्रोजन, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। अब देखें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं लिमिटिंग रिएक्टेंट का जिक्र नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा भाई क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, तो मैंने आपको निशानी क्या बताई थी। ऐसा कोई भी रिएक्शन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें क्या गिवन दिया जाए, जिसमें 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन दे दी जाए, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन होता है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है 2 ग्राम, ऑक्सीजन दिया गया है 64 ग्राम। तो आपके सामने 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहला स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। मैस गिवन 2, इसका मोलर मैस भी 2 होता है, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे ऑक्सीजन के, दैट इज़ मैस है हमारे पास 64, मोलर मैस इसका होगा 32, दैट इज़ 2 मोल। अब आप क्या करेंगे, इनके मोल्स को इनकी कोफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे। ये 1 डिवाइड बाय 2.5 आ जाएगा, ये 2 डिवाइड बाय 1 2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे जान लिया कि यहाँ पे इसका जवाब कम आया है, लिहाजा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसी से हमने आगे से यूज़ करना है। हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लें, इसके बाद आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो मोल निकालने हैं यही यूज़ करने हैं, या लिमिटिंग रिएक्टेंट को ही यूज़ करना है। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं रेस करूँ, हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही आगे इस्तेमाल होता है कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड के साथ। लिमिटिंग हमारे पास हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज़ वाटर। कंपैरिजन आप हमेशा इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस इक्वेशन से। देखें हाइड्रोजन अगर 2 मोल हो तो वाटर कितना होता है, 2 मोल बनता है। हाइड्रोजन अगर 1 मोल होंगे तो वाटर भी 1 मोल बनेगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन देखें 1 मोल ही था ना ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया था, तो वाटर भी 1 मोल बना। हमने यहाँ पे वाटर के मोल निकाल लिए। जब आपने वाटर के मोल निकाल लिया, अब आप इसका मैस निकाल सकते हैं। मैस का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। मोल वाटर का 1 आया है, मोलर मैस होता है वाटर का 18 ग्राम वाटर बनेगा, राइट।
चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक्सेस रिएक्टेंट का। 64 ग्राम ऑक्सीजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 2 ग्राम हाइड्रोजन। फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। तो इसे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया और दोबारा सिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको पहले क्वेश्चन में समझ नहीं आई तो दोबारा सीख लें। आपने सबसे पहले बनानी है बैलेंस इक्वेशन 2H2O। जो आपको गिवन मैथ्स दिए गए हैं वो आपने उनके नीचे लिखने हैं। 64 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं गिवन मैथ्स के। हाइड्रोजन मैथ्स गिवन 2 है, इसका मोलर मैथ्स भी 2 होता है, 1 मोल। ऑक्सीजन मैथ्स 64 है, मोलर मैथ्स इसका 32 होता है, डेट इज़ 2 मोल। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, कोफिशिएंट पे डिवाइड करना है। इसके जो मोल हैं उसे उसके कोफिशिएंट पे 2 पे, ये कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे, ये आ जाएगा 0.5। इसके मोल 2 हैं, इसे कोफिशिएंट इसका 1 है, इस पे डिवाइड किया, ये आ गया 2। तो आपने देखा इसका जवाब कम आया। हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग, ये हमने पहले भी लिखा था, हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गया। तो हमने कोफिशिएंट रेशो से ये निकाल लिया, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हमें हाइड्रोजन चाहिए, लिमिटिंग है, और इसी के मोल हमने यूज़ करने हैं, ये माइंड में रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में देखें, फाइंड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट ऑब्वियसली एक लिमिटिंग हो तो जो दूसरा बचता है वो एक्सेस होता है। ऑक्सीजन एक्सेस में है। आप जब लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल चुके हैं तो हमेशा उसी को यूज़ कीजिएगा। लिमिटिंग हमेशा आपने लिखना है लेफ़्ट साइड पे और जो रिक्वायर्ड है वो आपने लिखना है राइट साइड पे। लिमिटिंग हमारे पास है हाइड्रोजन। अब के रिक्वायर्ड, पहले हमने प्रोडक्ट वाटर फाइंड आउट किया था, अब के रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है एक्सेस। कंपैरिजन आपने हमेशा कहाँ से शुरू करना है, बार बार मैंने बताया, हमेशा बैलेंस इक्वेशन से। अगर हाइड्रोजन 2 हो तो ऑक्सीजन 1 यूज़ होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। अगर हाइड्रोजन 2 हो तो ऑक्सीजन 1 यूज़ होता है। हाइड्रोजन अगर 1 होगा, ऑक्सीजन हाफ यूज़ होगा ना, उससे ज़्यादा 0.5। तो हमारे पास हाइड्रोजन 1 ही है ना, जो हमने उसके हाइड्रोजन के मोल निकाले हैं। तो अगर हाइड्रोजन 1 होगा तो ऑक्सीजन उससे हाफ 0.5 यूज़ होगा। ठीक है, हमने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए। भाई ऑक्सीजन के मोल तो हमने पहले भी निकाले थे 2। ऑक्सीजन के हमने दोबारा मोल निकाल लिए 0.5। ये क्या बात हुई, 2 बार के मोल निकाल लिए। भाई जो पहले हमने मोल निकाले थे ऑक्सीजन के, कैसे निकाले थे, जो मैथ्स उसका दिया गया था उससे निकाले थे। ये थे गिवन, दिए गए थे। भाई मैथ्स जो दिया गया था उसी से निकाले थे। ये हमने कौन से मोल निकाले ऑक्सीजन के, जो यूज़ हुए हैं 0.5। तो रिमेनिंग बाकी कितने बचे, रिमेनिंग ऑक्सीजन, भाई जो आपको दी गई थी 2 मोल, उसमें से आपने 0.5 मोल माइनस कर दिए, ये आ गया जी 1.5 मोल्स। और जो ये आपने ऑक्सीजन के मोल निकाले हैं ये हैं जो बाकी बचे। अब आप इससे ऑक्सीजन का मैस निकाल सकते हैं, रिमेनिंग मैस ऑफ ऑक्सीजन। क्या फार्मूला होता है मैस का, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स 1.5 सॉरी बाकी बचे। मोलर मैस ऑक्सीजन का 32 मल्टी, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन 48 ग्राम बाकी बची। गिवन आपको क्या दी गई थी 64, इट मीन्स कि बाकी इस्तेमाल होके ये बाकी भी बच गई जो भी एक्सेस में था। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यील्ड के बारे में। यील्ड पैदावार को कहा जाता है और आप जानते हैं किसान भी जब फसल उगाता है तो इसके माइंड में होता है कि मुझे इतनी पैदावार हासिल होगी। ये जो पैदावार थ्योरेटिकली उसने सोची होती है ना माइंड में कि इतनी हासिल होगी, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। और फिर जब वो फसल काटने की बारी आती है तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस बन जाते हैं, जैसे आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, फसल पे कोई कीड़े ने हमला कर दिया, तो उसकी पैदावार सही हासिल नहीं हो पाती। जो असल में जो फसल काट के वो वेट करता है वो होती है एक्चुअल यील्ड, जो असल में वेट करके उसे पता लगता है कि इतनी पैदावार मिली एक्चुअल। तो केमिस्ट्री में भी हम यील्ड हमेशा प्रोडक्ट को बोलेंगे। पहली ही चीज़ आप जहन नशीन कर लें कि यील्ड असल में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की अमाउंट का यील्ड में
कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसे निकालती है रिएक्टेंट से, लेकिन रिएक्टेंट की अमाउंट यील्ड नहीं कहलाती, बल्कि यील्ड असल में क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। एक चीज़ ये माइंड में रखिएगा, यील्ड होती है 3 किस्म की, एक्चुअल, थ्योरेटिकल, परसेंटेज या एफिशिएंसी भी इसे कहते हैं। एक्चुअल यील्ड आपको हमेशा गिवन दी जाएगी, ऑलवेज गिवन। थ्योरेटिकल यील्ड ये वो यील्ड है जो आपने हमेशा कैलकुलेट किया करनी है खुद, क्योंकि ये थ्योरेटिकल यील्ड इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है, और इक्वेशन हमेशा पेपर वर्क पे बनाई जा सकती है, कैलकुलेशन की जा सकती है, अभी हम सीखेंगे। लिहाजा ये यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन, ये आपका काम हुआ करेगा। आपको पहले ही क्वेश्चन में अंदाज़ा हो कि भाई मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मुझे क्या गिवन दिया गया है। तो परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100 इस फार्मूले से हम निकाला करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 24 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। देखें, आपको रिएक्टेंट का मैस दे दिया गया 24 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आप खुद इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बगैर नहीं बन सकती। ये है जी 24 ग्राम कार्बन और ये बनाता है 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वाली और ये वाली। इनमें से यील्ड कौन सी है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये वाली हमारे पास है यील्ड। अगली बात भाई, ये कौन सी यील्ड है, एक्चुअल है, थ्योरेटिकल है। तो मैंने आपको बताया जो आपको गिवन दी जाएगी, ऑलवेज गिवन, वो कौन सी होगी, एक्चुअल यील्ड। तो आपको एक्चुअल यील्ड दे दी गई, ठीक है। ये तो हमारा टास्क खत्म हुआ कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, और परसेंटेज हमने निकालनी है, जिसके लिए हमें चाहिए थ्योरेटिकल। ये आपने हमेशा खुद निकाला करनी है। कैसे निकाला करनी है, जिस मेथड से मैंने आपको स्टोइचियोमेट्री समझाई है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। आपने जो गिवन है उसके मोल निकाला करने हैं। स्टेप इसके वही हैं जो स्टेप थे स्टोइचियोमेट्री के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन के आप सबसे पहले मोल्स बनाएंगे, और जब आप गिवन के मोल्स बना लेंगे उसके बाद आप कंपैरिजन की मदद से प्रोडक्ट या यील्ड को फाइंड आउट करेंगे। अभी हम सीखते हैं कैसे। तो स्टेप जो आपने करने हैं वो माइंड में पहले रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स गिवन के यहाँ लिख देते हैं, गिवन आपको जो दिया जाएगा रिएक्टेंट उसके, और कंपैरिजन। तो गिवन हमारे पास रिएक्टेंट कार्बन है, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स बना लीजिए। कार्बन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ये इसके आगे 2 मोल्स। अब आपने कंपैरिजन करना है, वो हमेशा किया जाता है गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान। रिक्वायर्ड, तो गिवन हमारे पास है कार्बन और रिक्वायर्ड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी गिवन है, देखें इसका मैस गिवन है, आप कैसे कह सकते हैं रिक्वायर्ड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस गिवन है दैट इज़ एक्चुअल यील्ड। हम क्या निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, वो तो नहीं है ना, तो वो रिक्वायर्ड है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमें चाहिए, हम निकालेंगे, लिहाजा ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिक्वायर्ड है। कंपैरिजन आप हमेशा करते हैं इक्वेशन की मदद से। ये अगर 1 हो तो ये भी 1 है, ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। फिर हमारे पास कार्बन कितनी है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी होगी, 2 मोल। कंपैरिजन से हमेशा आते हैं मोल। अब आपने निकालना है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फार्मूला होता है मैस का, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, मोलर मैस इसका 44, ये आ गया जी 88 ग्राम्स। तो थ्योरेटिकल यील्ड आ रही है 88 ग्राम्स। अब आप लगाएंगे अपना फार्मूला जो हम यहाँ पे लगा देते हैं परसेंटेज यील्ड निकालने का। हमने निकाल ली एक्चुअल तो हमें गिवन दी गई थी, एक्चुअल यील्ड थी हमारे पास 12 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ गई 88 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका जो भी आंसर आया वो आप निकाल लीजिएगा, दैट इज़ एफिशिएंसी और परसेंटेज यील्ड। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 20 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 6 ग्राम CaO। कैल्शियम कार्बोनेट से इतने ग्राम CaO बनता है, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। तो आप इस क्वेश्चन को खुद वीडियो को पॉज करें, खुद सोल्व करने की कोशिश करें। तो आइए हम इसे सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन दिया गया है वो देखें क्या क्या है। 20 ग्राम आपको दे दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट और 6 ग्राम आपको दे दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप इसमें से बताएं यील्ड कौन सा है।
जो प्रोडक्ट है वो आपका यील्ड है। ये जो प्रोडक्ट इसका नाम है, ये कौन सा यील्ड है, तो ऑलवेज गिवन एक्चुअल यील्ड होता है। तो ये हमारे पास आ गया एक्चुअल यील्ड। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने निकालना है थ्योरेटिकल यील्ड। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन की मदद से। दो स्टेप थे मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस में। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे रिएक्टेंट के, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लीजिए। मैस है 20, इसका मोलर मैस होता है 100 इज़ इक्वल टू 1/5.2 मोल्स आ जाएंगे इसके। जब इसके मोल्स आप निकाल लें, इसके बाद आपने क्या करना है, कंपैरिजन। इस साइड पे कैल्शियम कार्बोनेट गिवन, इस साइड पे रिक्वायर्ड कैल्शियम ऑक्साइड। कंपैरिजन आपने हमेशा इक्वेशन से करना है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है। ये हमारे पास 0.2 है तो ये भी आ जाएगा 0.2। तो जब आपके पास ये इसके 0.2 मोल्स आ जाएं, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे मैस निकालेंगे CaO का, जिसके मोल्स आए हैं ना, इसी का मैस निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं 0.2, इसका मोलर मैस होगा 56। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 56, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 56 दैट इज़ 11.2 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। जो इक्वेशन से आप निकालें दैट इज़ थ्योरेटिकल। अब आप फार्मूले में पुट करेंगे। एक्चुअल हमारे पास गिवन है 6, थ्योरेटिकल है 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये माइंड में रखिएगा कि हमेशा जो एक्चुअल होगी वो कम हुआ करेगी, थ्योरेटिकल हमेशा ज़्यादा हुआ करेगी। और इसे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 6 डिवाइड बाय 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा 53% के करीब, 53.5% नियर अबाउट। ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको एक आइडिया देने के लिए। और थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने अभी निकाली है उसे मैं यहीं लिखता हूँ ताकि वो हम दोबारा उसे टाइम ना वेस्ट करें करके। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज में जो लेके आ रहा हूँ वो देखिए, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 53.5% CaO। आपके ये परसेंटेज में यील्ड दे दी है, ये है परसेंटेज यील्ड। ये व्हाट इज़ एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड उन्होंने पूछ लिया है। मैंने कहा था एक्चुअल यील्ड हमेशा गिवन दी जाएगी, एक सूरत में नहीं दी जा सकती जब आपको परसेंटेज यील्ड गिवन दे दी जाए। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाइएगा और आपका जो काम है वो मैंने आपको सिखा दिया है। यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज। आपने निकालना यही है, क्योंकि हमने निकाला हुआ है, वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। 20 ग्राम के आपने मोल बना लिए, कंपैरिजन किया और आपने CaO की निकाल ली, ये वाली यील्ड थी थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपने फार्मूला लगाना है। परसेंटेज यील्ड इस बार आपके पास मौजूद है, दैट इज़ 53.5। एक्चुअल आप निकालना चाहते हैं, थ्योरेटिकल 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। 53.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.2, 100 जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, तो ये एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। ये हमने पहले जो यूज़ की थी वही जवाब आएगा, नियर अबाउट 6 ग्राम। ये आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके।